नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज बात पलायन पर प्रहार चला चुनावी प्रचार। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी की चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने राज्य की जनता से बीजेपी के 5 प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधने के साथ ही अपनी सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी सरकार की सही नीतियों के चलते ही पहाड़ों पर सुविधाओं को विकसित किया गया। और पीएम मोदी ने कहा कि पलायन रोकने के लिए सरकार ने पहाड़ों में सुविधाओं का जाल बिछाया है। पहाड़ पर सड़क, रेल, रोपवे और हवाई क्षेत्र को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ रही है और इसके लिए पहाड़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, चारों धामों का विकास, रेल और एयर कनेक्टिविटी से पहाड़ों से पलायन रुका है। और पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री के दावे हवा हवाई हैं। सबसे ज्यादा पलायन बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। और आपको बता दें कि पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, जबकि 2018 से पहले तक यह आंकड़ा 138 था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 18 के बीच कुल 5 लाख से भी ज्यादा यानी कि 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि पलायन आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में ही ये आंकड़ा 3,35,841 पहुंच गया। और बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। वहीं अब राज्य में पलायन के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। सवाल यह है कि आखिर क्यों पहाड़ों से पलायन बदस्तूर जारी है, आखिर क्यों पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम नहीं आ रही है। और इसी को लेकर आज देवभूमि के दंगल में चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार ऋषिकेश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा और उन तमाम योजनाओं का, तो क्या असल मायने में वो योजनाएं देवभूमि वासियों को मिल पा रही हैं, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए आए, अगर पूरी 4 धाम यात्रा की बात करें तो पिछले वर्ष 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की यात्रा की। पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की। लोगों को हिमालय में स्थित ऐसी अलौकिक जगह को देखने का अवसर मिला, तब वहां भी सैकड़ों यात्री पहुंचने लगे हैं। पर्यटन का ये विस्तार सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार नहीं है। पर्यटन बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर। साथियों, उत्तराखंड में हो रहे इस विकास ने पलायन की खबरों को बीते दिन की बात बता दिया है। तो सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ अभी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि मैं मेन बात करना चाहूँगा कि रोज़गार का ये कि पहाड़ों में ना तो शिक्षा से लेके कोई बात हो रही है, ना तो स्कूलेज में टीचर्स की सुविधाएं हो रही है। पहाड़ में रोज़गार के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ों में अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटल्स खोले जाए, पर्यटन की चीज़ें खोले जाए, जिससे लोगों को आमदनी के लिए पैसा आया जा सके। पूरे पहाड़ खाली हो गए, गांव के गांव खाली हो गए।
कोई व्यक्ति मर जा रहा है तो उसको कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने पलायन रोक दिया। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया? गुजरातियों को ला करके केदारनाथ के पुनर्निर्माण में, बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण में जो उनका मूल स्वरूप था उसको बिगाड़ने का काम, सिलक्यारा के टनल में जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा खा गए, वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह रहे हो। 4 धाम जो परियोजना चल रही है ऑल वेदर रोड के नाम पर, जितनी दुर्घटनाएं और जितनी मौतें पिछले 10 वर्षों में इन बॉर्डर रोड्स में हुई, इन ऑल वेदर रोड में हुई, उतनी पूरे 60 साल में नहीं हुई। पूरे प्रदेश का हाल बुरा है और प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहाँ कहाँ की हवा की बात कर रहे हैं, न जाने कहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये सारी शिगुफे हैं और केवल जुमले हैं। मैं समझता हूँ न पलायन रुका है, न विकास हुआ है। पूरे प्रदेश का बुरा हाल है, बेरोजगारी का बुरा हाल है और बेरोजगारी के कारण ही नौजवान पलायन कर रहा है। कल प्रियंका गांधी जी पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो, ये कांग्रेस का जो भी आरोप है वो निराधार और असत्य आरोप है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पहाड़ का विकास बहुत तेजी से हुआ है। अब आप सोचिए, कभी कल्पना कोई कर सकता है कि पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कभी कोई कल्पना कर सकता था? जो अंग्रेज भी जिस काम को नहीं कर पाए, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक आज पहाड़ में रेल चल रही है, तो ये कभी कल्पना हो सकती थी क्या? कैसे कांग्रेस इस बात को बोलती है? हमने श्रीनगर में NIT का काम शुरू करा दिया है, श्रीनगर में विश्वविद्यालय शुरू करा दिया है। एक नया विश्वविद्यालय हमने जो है कि सरकारी शोभन सिंह जीना जी के नाम से अल्मोड़ा में शुरू किया है। एक नहीं, अनेकों काम ऐसे पहाड़ में अगर मैं काम गिनाने लगूंगा तो घंटे लग जाएंगे। तो जब ये काम हमने शुरू किए हैं तो इन कामों के शुरू करने के आधार पर ही तो पलायन रुक रहा है। तो इसलिए जो उनका कहना कि भाई पलायन तेजी से बढ़ रहा है, ये गलत है, ये निराधार और असत्य है। ऐसे कोई आंकड़े भी नहीं है जो वो कह रहे हैं। लोग गाँव में रहना चाहते हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सरकार दे रही है। अच्छी शिक्षा सरकार दे रही है, अच्छा स्वास्थ्य सरकार दे रही है, एयर कनेक्टिविटी से सरकार जोड़ रही है। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही असत्य और मैं कह सकता हूँ निराधार आरोप है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है 19 अप्रैल से। देखा जाए तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव होना है और इसको लेकर चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित किया जा रहा है। अभी 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी वाड्रा का भी दौरा है और इस दौरान लगातार चुनावी मंचों से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उन बातों को लेकर, उन दावों को लेकर और उन आरोपों को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं और आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नवीन पिरसाली जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, UKD प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रतनमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत नवीन पिरसाली जी से कर लेते हैं। नवीन पिरसाली जी, वो तमाम बड़ी बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन पलायन रिपोर्ट, जो पलायन आयोग की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, वो आंकड़े जो हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बहुत बेहतर काम किया गया लगातार। अभी ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान बड़ी बड़ी बातें की और आने वाले समय में और बेहतर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। आखिर पलायन की वजह क्या मानी जाए? कल जो विशाल रैली प्रधानमंत्री जी की ऋषिकेश में हुई थी और जब उन्होंने हमारा लोकवाद्य यंत्र हुड़का बजाकर इस प्रदेश की देवतुल्य जनता से आह्वान किया था इस विकसित भारत के मिशन में शामिल होने के लिए, और प्रदेश की जनता भी मोदी जी के साथ है। और मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, कि यहाँ पर पलायन रुका है और पलायन पर काम काफी हुआ है, क्योंकि पिछले 10 सालों में केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से उत्तराखंड को विशेष राज्य के तौर पर, आप कहिए, बार बार प्रधानमंत्री जी का आना और बार बार सौगात देना, और यहाँ पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो स्कूलों को बेहतर करने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, तो उन सबके मायने ये निकलते हैं कि पहले से पलायन में यहाँ पर सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता कि पलायन पूरी तरह रुक गया है, लेकिन उसमें काफी सुधार आया है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड के सामर्थ्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाने का काम पिछले 10 सालों में किया,
समझता कि किसी भी सरकार ने ऐसा किया हो या किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक उत्तराखंड से इतना लगाव रखा हो। ये निश्चित तौर पर यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छी का बात है, लगाव रखना अच्छी बात है। देखा जाए तो एक बेहतर लगाव सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और केंद्र भी लगातार केंद्र स्तर पर फोकस भी किया जा रहा है, बजट भी मुहैया कराया जाता है उन तमाम सुविधाओं को देखते हुए। लेकिन लगाव से ज्यादा जरूरी है कि जमीनी स्तर पर वो सुविधाएं जिससे पलायन रुके। लोग पहाड़ कहते हैं, पहाड़ का पानी और जवानी बहुत मायने रखती है, लेकिन अब ये पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही, ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष तो कुछ भी कहता रहेगा, उनके पास कहने के लिए आज कुछ है ही नहीं। विपक्ष की बात पे विपक्ष में कौन रह गया? सारी कांग्रेस खाली हो चुकी है, किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। चुनाव लड़ रही है नहीं लड़ रही कांग्रेस, इसका पता नहीं चल रहा। उनके बड़े नेता मान चुके हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की चाल सुस्त हो चुकी है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ढीली हो चुकी है। तो आज आप देख रहे हैं कहीं पर भी कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। जिस प्रकार से मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड के सामर्थ्य को बढ़ाने का काम किया है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से पिछले 5-7 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर बदलाव देखा गया और उसमें बढ़ोतरी देखेगी, उसमें विस्तार देखा गया, उसकी गति देखेगी, वो अभूतपूर्व अपने आप में है और इसको प्रदेश की जनता अच्छी तरह से देखती है। इसीलिए हमारी सरकार इस बार आप देखते हैं इस प्रदेश में रिपीट की। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। यूकेडी प्रवक्ता हैं, केंद्रीय यूकेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, कितना बदलाव देख पा रहे हैं? देखिए सोनी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड की जनता राष्ट्र प्रेम के कारण राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता देती रही है केंद्र में, और ये उसी का परिणाम है कि जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, प्रधानमंत्री जी ने पानी और जवानी की बात करी थी। जवानी तो ललकार रही है टिहरी में बॉबी परमार के रूप में, क्योंकि रोजगार बिक गए, नौकरियां खत्म हो गई, अग्निवीर बनाकर आपने पहाड़ की आर्थिकी पे चोट मार दी। पानी के मामले में आपने देख लिया, घर के आगे नल तो लग गया क्योंकि जिंदल से 300 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा चंदा तो खा लिया, उसके पाइप आपने पहाड़ों में लगा दिए, मगर पानी जब लाने का नंबर आया तो हमारे पानी जो परंपरागत पानी था उसे बेचने की योजना मोदी जी ने करवा दी। हम यही तो पूछ रहे हैं कि मोदी जी हमारा पानी भी बेचने की तैयारी हो गई। ये कैसा देश विकास कर रहा है कि जब आर्थिक रूप से देश कमजोर था तो पेंशन भी थी, नौकरियां भी थी, विकास के काम भी हो रहे थे। IIM से लेकर रेल प्रोजेक्ट का हो, BHL हो, BL हो, इंडियन ऑयल हो, ये सारे संस्थान बन रहे थे और सब सरकारी नौकरी पा रहे थे। आज देश दुनिया में तरक्की कर रहा है, नौकरियां खत्म हो गई, कफन पे टैक्स हो गया, दूध पे टैक्स हो गया, आटे पे टैक्स हो गया। ये कैसा विकास है कि जहां शिक्षा में भी 18.5% टैक्स लग रहा है। परसों मोदी जी रुद्रपुर में आए, बोले हमने 2 लाख करोड़ रुपए उत्तराखंड को दिए। हम जब बोल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, काम 1 रुपए का विकास का नहीं है, फिर वो ऑल वेदर रोड, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, एक वेदर नहीं झेल पा रही है। आपका स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बंद हो गया, 500-600 करोड़ रुपए घोटाला उसमें हो गया। सिल के आपके सामने उदाहरण है कि एक लाला की कंपनी ने घोटाला किया, टनल धसी, उत्तराखंड सरकार ने सरकारी पैसे से वहां रेस्क्यू किया और चंदा अपने पार्टी में ले लिया। जब हम इस पर मोदी जी से पूछ रहे थे तो मोदी जी ने ना तो रुद्रपुर में जवाब दिया और कल ऋषिकेश में आकर फिर बोल गए भाइयों बहनों दीदी बुलियों। ये कहकर काम नहीं चलता। मोदी जी एक शब्द नहीं बोले कि भाई आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, अंकिता हत्याकांड में VI पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो। दूसरा, ऋषिकेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई पहाड़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, इस ओर काम किया जाएगा, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा, ये तमाम अहम बातें उन्होंने इस चुनावी जनसभा के दौरान कही। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं आपको उन्हीं की बात याद दिला रहा हूँ। जब नौजवानों को रोजगार देने की ये बात कर रहे थे, 3 लाख करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात ये कर रहे थे। याद होगा सोनी जी आपको, 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने भी कहा था कि हम 6 महीने के अंदर उत्तराखंड में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगे और पूरे उत्तराखंड में रोजगार होगा। उसके बहाने जमीनें तो बेच खाई भू कानून खत्म करके, मगर रोजगार नहीं मिला। अभी इन्वेस्टर समिट फिर हुआ, उसमें भी इन्होंने 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट की बात करी,
एक कंपनी को ठेका दिया, 200-300 करोड़ कंपनी वो खा गई। कुछ व्यापारी बाहर के आए, कुछ राजदूत आए, यहाँ आए, चाय कॉफी पी और चले गए। 300-350 करोड़ का चूना लगा के 1 रुपए का रोजगार नहीं मिला। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने वाकई रोजगार दिया है ठीक तो है। फिर बॉबी परमार काय को आपको गरिया रहा है टीवी में? और अगर आपने महिला सशक्तिकरण किया है तो आशुतोष नेगी क्यों कह रहा है अंकिता को न्याय दो, ममता बहुगुणा को न्याय दो, किरण नेगी को न्याय दो? क्यों कह रहा है कि सड़कों पे प्रसव हो रहा है, हॉस्पिटल दो? क्यों कह रहा है? कहने का मतलब है झूठ के पांव नहीं होते। मोदी जी ऋषिकेश पे आके जब अंकिता पर एक शब्द नहीं बोल पाए, विधानसभा घोटाले पर एक शब्द नहीं बोल पाए। ठीक है, वापस लौटते उत्तराखंड हैं। शांति प्रसाद जी, हमारे साथ सुलेमान अली कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुलेमान अली जी, देखा जाए ऋषिकेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान तमाम बड़े वादे भी किए हैं, यानी कि वो भविष्यवाणी कि आने वाले समय में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, और पलायन को लेकर विपक्ष अब आरोप लगा रहा है कि पहाड़ से लगातार जो पलायन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। औसतन अगर हर रोज की बात करें तो 230 का आंकड़ा है कि 230 लोग हर रोज पलायन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है ये आरोप झूठे हैं। धन्यवाद सोनी जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ऋषिकेश में बहुत सारी बातें की। प्रधानमंत्री जी का काम है कहना। पिछले 10-11 साल से जनता सिर्फ उनको सुनती आ रही है, लेकिन क्या है कि माननीय प्रधान जी के दावे, माननीय प्रधान जी के भाषण जो हैं वो हमेशा सच्चाई से कोसों दूर रहते हैं। जैसा कि अभी आपने ही बताया कि वर्तमान में पलायन का आंकड़ा 230 प्रति दिन का है, जो कि 2018 से पहले मात्र 130 का था। अब इसका, और जब ये पलायन की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से कर रहे थे तो उसी वक्त पलायन आयोग के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मंच पे झपकी दे रहे थे। क्या उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए था क्यों? पलायन के लिए इससे ज्यादा बड़ी मिसाल और क्या होगी कि स्वयं पलायन आयोग का दफ्तर पौड़ी से पलायन कर देहरादून आ गया है। क्यों? ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराध के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। क्यों ये इस पर नहीं बोलते हैं? क्यों बहन अंकिता के मामले में नहीं बोलते हैं? क्यों किरण नेगी के बारे में नहीं बोलते हैं, जिसके अपराधियों को नवीन प्रशाली जी ध्यान से सुनिएगा, आपको जवाब देना है। जी जी सोनी जी, ठीक है, बात पहले पूरी हो जाए, बात पूरी कर लीजिए सुलेमान जी। मैं कह रहा हूं पिछले 1 साल में 1100 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। क्या किसी भाजपाई को इस पर बोलते हुए देखा है? हाँ, हमने ये जरूर देखा है कि अंकिता भंडारी, हमारी पहाड़ की बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी के पक्ष में भाजपा के जो नेता थे उसके एक कोई भी नहीं, किसी की भी आवाज नहीं निकली है, अपितु उसके जो दोषी थे उनके पक्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई थी। इनको यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर संदेश खाली की पीड़िता तो दिखती है, लेकिन उत्तराखंड की पीड़िताएं हमारी ये तो बहन अंकिता भंडारी नहीं दिखाई देती है। क्या मतलब है? आप जो है संदेश खाली में जाके टिकट बांटते हो और यहाँ पे आपकी आवाज तक नहीं निकलती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जब पूछा जाता है एक महिला होने के नाते कि वो अंकिता पे क्या कहना चाहती हैं, वो चुप्पी साध जाती हैं। इसका क्या मतलब है? आप पलायन की बात करते हैं, आपके पौड़ी से सांसद का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अपनी बीवी को एमबी कॉलेज से और दिल्ली जो है ट्रांसफर करवा देते हैं। ये पलायन नहीं है। आप जो है सिर्फ बातें करते हैं। आप कहते हैं पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा। क्या आज ये दुर्दशा हो गई है उत्तराखंड की कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से पानी मांगना पड़ रहा है अपने उपयोग के लिए? क्या ये दुर्दशा हमारी होनी है? क्या उत्तराखंड इसीलिए बना था? उत्तराखंड को बनाने के हमारे कुछ संकल्प थे, हमारे आंदोलनकारियों का एक उसमें बलिदान रहा है, जो हमारी एक सपने थे जिनको भाजपा ने चकनाचूर करने का काम किया है। नवीन जी, इस बात का जवाब है आपके पास? क्या इस तरीके से आगे आने वाले समय में बदलाव होना है? इनकी हर बात का जवाब हमारे पास है और इनकी बातों का जवाब उत्तराखंड की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, इसलिए सरकार को रिपीट किया गया है। जब केंद्र की सरकार ने काम किया, तब केंद्र की सरकार को रिपीट किया गया है। जितना काम पिछले, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया है, और जितना काम उत्तराखंड के लिए दिया है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या आजादी के बाद से कोई भी एक पटरी, कांग्रेस की 60-70 सालों की सरकार रही है,
चाहे वो मिलीजुली सरकार रहे, चाहे इनकी इंडिपेंडेंट सरकार रहे, क्या एक पटरी यहाँ पर बिछाने का काम किया? आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल जा रही है तो इनको ये पता दिख नहीं रहा। आज देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे इनको दिखाई नहीं दे रहा। आज चार धाम यात्रा रूट इनको दिखाई नहीं दे रहा। आज जमरानी बांध जिसको 50 सालों से ये भाजपा का काम है, लोगों को बरगलाना और झूठी बातें प्रेषित करना, ये भाजपा का काम है। 2011 में कांग्रेस के शासनकाल में जो है कर्णप्रयाग रेल मार्ग का शिलान्यास किया गया सोनिया गांधी द्वारा। आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, ये कांग्रेस बरगलाने का काम करते हैं। लीड पर चलने वाली कांग्रेस, आप साउथ में मटर बनाने वाली कांग्रेस उत्तराखंड में सपने देख रही है। कहाँ है आपके प्रत्याशी, कहाँ है आपके स्टार प्रचारक, कहाँ है आपके लोग, कहाँ है आपके नेता, कहाँ है आपकी पार्टी? आप उसकी बात कीजिए। ठीक है, वो उनका अपना कंसर्न है। ठीक है नवीन पेशाली जी, बताने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। उनके स्टार प्रचारक कहाँ हैं और कैसे प्रचार करेंगे वो उनका अपना है कि वो कैसे चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, स्टार प्रचारकों को उतारेंगे। ठीक है, हमारे साथ रतनमणि डोभाल जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक बार रुक करेंगे। आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है रतनमणि डोभाल जी, क्योंकि चुनावी एजेंडा क्या है राजनीतिक पार्टियों का। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में गए और चुनावी जनसभा को संबोधित किया और वो तमाम भविष्य में रोजगार को लेकर जिस तरीके से वादा किया और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा, तमाम बड़े वो वादे, क्या लगता है वो वादे पूरे होंगे या महज चुनावी लॉलीपॉप है? जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहले हरिद्वार में निश्चित हुआ था और उसके बाद जब ये हुआ कि ऋषिकेश में आईडीपीएल में हो रहा है, तो मुझे खुशी हुई थी कि प्रधानमंत्री आईडीपीएल में जा रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता था कि प्रधानमंत्री आईडीपीएल की वो चिमनी को भी देखते हैं जिसमें धुआं नहीं निकल रहा है, वो बंद पड़ी हुई है, उस पर एक शब्द वो उस मैदान में नहीं बोले। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पीड़ा है, उत्तराखंड की पीड़ा है ये, कि उन्होंने उस उद्योग का, जो पब्लिक सेक्टर का उद्योग है, उसके लिए एक जबान भी नहीं खोली, उन्होंने नाम ही नहीं लिया। जिस मैदान में आप 5 सीटें जीतने के लिए लोगों से और घर घर और मेरे राम राम पहुंचाने की और नवरात्र में हर मंदिर में मेरे लिए आशीर्वाद मांगने की वो जो वचन लोगों से मांग रहे थे, उस आईडीपीएल का उन्होंने नाम नहीं लिया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये जो अभी जो आंकड़े आप बता रहे हैं, मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर ये आंकड़े इन्हीं के आयोग के हैं तो प्रधानमंत्री जो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, तो ये तो उत्तराखंड के उस जनता के घावों पे नमक छिड़कने वाली बात है। कि एक तरफ तो ये कह रहे, या तो आप ये कहें कि ये जो आयोग, पलायन आयोग जो आपकी सरकार ने बनाया है, वो ये आंकड़े दे रहा है, वो गलत दे रहा है, तो हम आपकी बात मान लेते हैं। अगर आपका आयोग ये कह रहा है कि 230 आदमी हर रोज पलायन कर रहा है, तब ये उनके घावों पे नमक छिड़कने वाली बात नहीं है कि हमने पलायन रोक दिया। और ये जो कनेक्टिविटी की वो बात कर रहे हैं, जो मैं उसका गवाह, मैं उसमें शामिल, ये तो 96 में जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, सतपाल महाराज रेल राज्य मंत्री थे, मैं तो उसमें गया था उसका शिलान्यास करने के लिए। ये जो कनेक्टिविटी हाईवे की बात कर रहे हैं, ये तो 2008 में हो चुका था, वो उसके सारे पेपर भी मेरे पास हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं उनको दे दूंगा कि अधिग्रहण हो गया था। माना आपके समय में आपने तेजी से काम किया, इसमें स्वागत योग्य बात है, लोग सुविधा हो। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि ये हम संविधान है, संविधान के तहत हमने काम करना है कि केंद्र राज्य का जो संबंध है, जो संघवाद, वो संघवाद को भी ये खत्म कर रहे हैं। ये उत्तराखंड की कौन सी सरकार ने, कौन सी भाजपा सरकार ने या कांग्रेस की सरकार ने ये दिया था कि हमको आप इस तरह से ऑल वेदर रोड बना के दें? कि कोई एजेंडे में है? केंद्र ने आपने थोप दिया उस पर, और उसका पलायन आप प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, गर्व के साथ कह रहे हैं कि 55 लाख लोग यात्रा कर गए। अरे वो यात्रा कितने दिन में, आप 4 घंटे आप दिल्ली से बद्रीनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ से दिल्ली पहुंच रहा है आदमी, तो उत्तराखंड को क्या लाभ हुआ उसको? बिल्कुल। आपने कोई पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ है उत्तराखंड में? लोग दिल्ली से वहां ऋषिकेश आ जाते हैं, ऋषिकेश से कोई वो नहीं है, वो आज भी उनको दूसरे साधनों से वो कर रहे हैं। कोई पब्लिक सेक्टर में उसमें जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा, जो उत्तराखंड के गांव में जो सड़कों जाल बिछा दे, पीएम योजना में सड़कें बनी है, उन सड़कों पर चलने के लिए वाहन चाहिए।
वो वहां नहीं है लोग, और उसके वो नहीं होने के कारण आज भी हमारे बच्चियों को, बहू बेटियों को सड़क पे प्रसव करना पड़ रहा है, वो अस्पताल तक नहीं जा पा रही हैं। बिल्कुल। हालांकि जिस तरीके बात, से प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश के चुनावी जनसभा से उन्होंने साफ तौर पर कहा अपने संबोधन में कि उत्तराखंड वासियों, आप हर घर जाइए और हर घर के बुजुर्गों से मेरा राम राम कहिए और मुझे आशीर्वाद उनका चाहिए। इस तरीके का वक्तव्य, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है उत्तराखंड वासियों के लिए, ये भी सोचनीय है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में कि आखिर इस प्रचार प्रसार के बीच में पलायन को लेकर कब संजीदगी राजनीतिक पार्टियों की नजर आएगी, क्योंकि बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से कोसों दूर। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार नवीन पिरशाली जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता का। नवीन पिरशाली जी, अगर देखा जाए बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा, लेकिन अभी भी जिस तरीके से पहाड़ से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये पलायन आयोग की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, ये विपक्ष ने रिपोर्ट कार्ड तैयार करके ये आंकड़े पेश नहीं किए हैं। इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा, या तो फिर ये आंकड़े पलायन आयोग ने ही झूठे जाहिर किए हैं और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी, क्या होता है कि जो हमारे बहुत ही दूरस्थ गांव हैं, जहां पर पथरीली पहाड़ी है और चोटियां ऊंची ऊंची हैं, जहां पर सड़कें भी बनाना संभव है, वहां के लोग अब जो है मैदानी भागों में आ रहे हैं। मैदानी भागों में वो ब्लॉक स्तर पर आते हैं, जो जहां ब्लॉक है या कोई टाउन है छोटा सा, उसी एरिया में, उसी डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, तो उसको पलायन नहीं बल्कि विकास की ओर लोगों का जाना। जहां नवीन जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, तकनीकी खामियां के चलते फिलहाल मुझे लग रहा है संपर्क टूट गया है, लेकिन पलायन से जिस तरीके से पहाड़ से लोग पलायन करने को मजबूर हैं, या ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि हर रोज औसतन 230 लोग पलायन कर रहे हैं, और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। और जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, या ये कहा जाए उत्तराखंड में इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो 2008 से लेकर 18 तक के बीच जो आंकड़ा रहा वो 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, और इसमें अब तक देखा जाए यानी कि तो इसमें इजाफा हुआ है, कमी देखने को नहीं मिली। अगर 2018 से 2022 का जिक्र किया जाए, नवीन जी आपको आवाज मिल पा रही है? अपनी बात को पूरा कर लीजिए। मैं आपको सुन पा रहा हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, कंटिन्यू। जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पहाड़ों की चोटियों में जो लोग रहते थे, अब वो पहाड़ों की तलहटी में आ गए, तो उसको पलायन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहाड़ों की तलहटी में बहुत सारी सुविधाएं हैं, पहाड़ों की चोटियों में बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा सकती है। जहां तक सड़क का सवाल है, हॉस्पिटल का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, तो पहाड़ों में विकास हुआ है। पिछले 6-7 सालों में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। अभी चंद्रमणि जी कह रहे थे, बहुत प्रबुद्ध पत्रकार भी हैं, वो कह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, इस प्रदेश की जनता के लिए भी और सभी के लिए, क्योंकि पहली बार पिछले 22-23 सालों में इस स्टेट का ट्रांसपोर्ट फायदे में पहुंचा है। 50 करोड़ से ऊपर का फायदा उसको हुआ, नहीं तो हमेशा घाटे में रहा है स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो हमारी सरकारों ने हर किसी डिपार्टमेंट को, सोए हुए डिपार्टमेंट को उसमें तेजी लाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार विभागों को दुरुस्त करने में लगे हैं, लगातार अधिकारियों की क्लास ली जा रही है, जो सुस्त अधिकारी हैं उनको बदला जा रहा है, भ्रष्ट अधिकारी को जेल के पीछे भेजा जा रहा है। तो सरकार पूरी निस्संदेह काम कर रही है। और जहां तक रोजगार की बात है, तो हमने इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया और 3 महीने के अंदर हमने 100 करोड़ की नवीन जी, चारधाम यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है, इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर आरोप लगा रहा है, लेकिन इन सब के बीच चारधाम यात्रा की शुरुआत भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कई जगहों पर पानी की किल्लत देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से चल रही हैं। हर घर जल, हर घर नल योजना के तहत तो पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। और आप ये देखिए कि इस यात्रा का जो रोड मैप था चुनाव से पहले बना लिया था स्टेट गवर्नमेंट और अधिकारियों के बीच में, पूरे प्रशासन के बीच में मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग में ये भी तय किया गया था इस बार से पहली बार शुरू होगा जब हम रास्तों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से करेंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं उसमें की बात की गई, लोगों को कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए और कैसे ठीक है। पैदल यात्रा शुरू की जाए, कहाँ बहुत उनको बहुत कोई सारी तकलीफ ना हो। सुविधाएं देने का वादा तो किया गया, योजनाएं भी इस लिहाज से लाई गई, लेकिन उन योजनाओं का लाभ असल मायने में कितना मिल पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। सुलेमान अली जी का रुख करेंगे। सुलेमान जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि क्योंकि अब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्योंकि वो सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंचाई जा सकती, इसलिए लोग जहां पर सुविधाएं हैं वहां पर रहना उनके लिए बेहतर रहेगा, इस लिहाज से वो पलायन कर रहे हैं पहाड़ों से। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सुलेमान जी। जी सुलेमान जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हो सकता है उनका माइक म्यूट हो शायद। अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, वापस से आपका रुख करते हैं, लेकिन ये बड़े सवाल हैं क्योंकि लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी को लेकर और सबसे अहम भू कानून का भी जो मसला है वो लगातार उठाया जा रहा है और इसको लेकर भी विपक्षी पार्टियां जो हैं सवाल उठा रहे हैं। रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अगर आवाज मिल पाती है सुलेमान जी को तो अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। चलिए, रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि डोभाल जी, ये जो अभी नवीन पिरसाले जी कह रहे थे, क्या यही एक वजह है या फिर इसके पीछे मंशा कुछ और? मैं नवीन जी का ये कहना है कि भाई पहाड़ में या पहाड़ की चोटियों तक वो व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाती हैं और जो मैदानी क्षेत्र में या जो विकसित जहां पर है वहां पर लोग रहने के लिए आ रहे हैं, तो इसे पलायन नहीं कहेंगे। नहीं, देखिए कि जो परसाली जी कह रहे हैं वो बात भी अपनी जगह पे है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो पलायन की जो बीमारी हमारे साथ जुड़ी हुई है वो विकास के लिए तो है ही है, लेकिन हमने जो राज्य बनाया, राज्य तो इसीलिए बनाया था कि लखनऊ और दिल्ली में बैठ के उत्तराखंड का जो विशेष भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप वहाँ विकास योजनाएं नहीं बना पाते। हमारा राज्य होगा तो हम उस कहाँ वहाँ पलायन रोकने के लिए और जो रोजगार के संसाधन जुटाने के लिए खेती का विकास, हमारा जो खेती है पूरे साल भर खटने के बाद भी वो आज भी तीन महीने का अनाज नहीं दे रही है उस खेती के। और ऐसे समय में मैं खाली उससे नहीं, इसलिए परसाली भाई से ये कह रहा हूँ कि हमारा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि वो हरित क्रांति का जनक है, वो और उत्तराखंड में वो है, तो उत्तराखंड की खेती की उन्नति के लिए क्या उसने काम किया? कोई काम उसने नहीं किया। और जब पूरा पहाड़ लोग ठीक है पलायन करेंगे, जहाँ सुविधा लोगों को मिलेगी वहां जाएंगे, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य को वहां जाना चाहिए जहां से लोग पलायन कर रहे हैं, वहां पलायन नहीं हो। यही तो बात है, ये परसाली जी भी जानते हैं उस चीज को कि हाँ वो उसको हम वहां तक पहुंचना चाहिए। वो खेती को कैसे उन्नत करें? 24 साल में 1 इंच खेती का सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई। और दूसरा क्या हुआ, सबसे बड़ा ये घर जल नल की बात कर रहे हैं। अरे हमारे झरने जो थे जिसमें हम हाथ लगा के पानी पी लेते, भर के ले आते थे, वो उसका भी व्यवसाय कर दिया आपने, संसाधन बना दिया, उसको आप बेच रहे हैं, हमसे पैसे ले रहे हैं आप। ये खाली आप पाइप लगा के, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि जो राज्य को तय करने चाहिए थे और ये केंद्र सारा कुछ तय कर रहा है और उसको केंद्र जो दिल्ली वाले अधिकारी हैं वो दिल्ली के हिसाब से योजना बना रहे हैं। तो हमारी परिस्थितियां अलग हैं और ये राज्य को करना चाहिए वो काम। अब वो राज्य पे थोप दिया जा रहा है। अब धामी जी तो मोदी जी से आज कहने की स्थिति में नहीं है कि भाई ये हम तो झरने वाला का पानी पी लेंगे, हमें इस नल की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार की जरूरत है, खेती की सिंचाई की जरूरत है, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। ठीक अब वो उस पर
नवीन काम जी, हो इस नहीं रहा हिसाब है। से राज्य देखा सरकार जाए तो कोई जो काम नहीं क्षेत्रीय कर रही है। समस्याएं हैं उनका हल तो मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्रीय मुद्दों के आधार पर ही चुनावी जनसभाओं को संबोधित करती है। तो क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार से भी संबंधित, पलायन से संबंधित, ये तमाम ऐसे मुद्दों का हल कैसे निकालेगी भारतीय जनता पार्टी, कैसे संभव है? देखिए सोनी जी, आप ये देखिए कि केंद्रीय मुद्दे जरूर हैं, लेकिन लाभान्वित कौन हो रहे हैं, उससे लाभ किसको मिल रहा है? अगर मोदी जी कह रहे हैं कि जहरीले धुएं एग्जाम्पल में से तो बताया ना, मातृशक्ति, अभी रतनमणि डोभाल जी ने भी कहा कि हर घर जल नल योजना का किस तरीके से पानी खरीद कर अगर पीना पड़े तो ऐसी योजना का लाभ देने का क्या मतलब है, किस तरीके से? सोनी जी, पानी पर कोई टैक्स नहीं है। आप ये देखिए कि गांव में जो झरना होता है, मैं गांव से आता हूं और डोभाल जी भी वहीं से आते हैं। मेरी बात को इसलिए थोड़ा सा सहमत हो पा रहे हैं क्योंकि हम वहीं उसी परिवेश में आ सकते हैं, आते हैं। ये नहीं कि रुड़की में रहकर मैं चमोली की बात कर दूं, धारचूला की बात कर दूं, पुरौला की बात कर दूं, नहीं की जा सकती है। इसलिए वहां के जीवन को बिताना बहुत आवश्यक है और हमने उस जीवन को बिताया है। उसके आधार पर मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हम जंगलों की चोटियों में रहते थे, जहां पर एक सड़क को बनाने में 1000 करोड़ रुपया लगेगा, तब वहां पर दो लोगों के लिए सड़क जाएगी। उन लोगों ने फैसला लिया कि हमें यहां न रहकर हम तलहटी पर आ जाएं जहां पर अन्य लोग रह रहे हैं। तो अब एक वहां पर बड़ा टाउन बन गया, तो बड़े टाउन में सुविधाएं देनी आसान होती है और सरकार वहां पर सारी सुविधाएं दे रही है। आज पहाड़ में सारी सुविधाएं हैं। हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज भी वहां पर खोले हैं। अभी हमने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल कर दिया, अभी पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज होना है। तो हम इस तरह से सारा कर रहे हैं, लेकिन ओवरनाइट ये हो नहीं सकता क्योंकि कांग्रेस की सरकार आप देख सकते हैं 8 से 70 साल राज्य किया, सरकारें सुस्त रही और सरकारी मशीनरी सुस्त रही। आपने अभी डोभाल जी ने बहुत अच्छी बात की कि हरित क्रांति का जनक जिसको कहा जाता है, हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी आज वो सुस्त पड़ी है, वो कांग्रेस के टाइम में सुस्त पड़ी है। हमारा काम है, हम उसको दुरुस्त करेंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं। कितना और समय चाहिए, कितना और समय चाहिए नवीन पेरसाली जी? सामर्थ्य को कई गुना बढ़ाया, भारत की सामर्थ्य आज कई गुना बढ़ी है। पूछूंगा कि क्या सिर्फ जनता ने आपको कांग्रेस को कोसने के लिए चुना है या सरकार को सरकारी को काम करने के लिए चुना है? विकास करना अपने मौत मर रही है, आपका काम नहीं है। कांग्रेस अपनी मौत मर रही है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा। कांग्रेस के अंदर जो कैंसर है वही कैंसर को खा रहा है। कांग्रेस तो एक दल के अंदर दलदल बना है, एक दल के अंदर कई दलदल उसको खा रहा है, उस दलदल में सब फंसे पड़े हैं। कुछ लोग बच के आ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अपना राजनीतिक जीवन बचा रहे हैं और जो सेवा का भाव लेके आए थे उसको सार्थक करने के लिए लोग आज दौड़ रहे हैं। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस अपने प्रसाली जी क्षमा पूर्वक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो क्या आप भी अपना राजनीतिक जीवन बचाने के लिए भाजपा में गए हैं आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये थोड़ा बोल रहा हूँ, राजनीतिक जो भाजपा में आ रहे हैं वो राजनीतिक जीवन बचाने नहीं आ रहे, वो सेवा का भाव लेकर आ रहे थे, उस भाव को आगे मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, निस्वार्थ आ रहे हैं। आप पिछले 70 साल का आ रहे हैं, आप उसी 70 साल में आ रहे हैं सुलेमान भाई, निस्वार्थ लोग। आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी है तो उसकी नीति और उसका नेतृत्व है, मोदी जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को भी उसके कमाल है। आप नहीं, आप अपना 60 साल का कार्यकाल कंपेयर कर लीजिए, मोदी जी का 10 साल कर लीजिए, कांग्रेस का 60 साल, मोदी जी का 10 साल। तभी तो भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया गया। नवीन पेरसाली जी, ये तो सभी जानते हैं, जनता बदलाव के मूड में कब आती है, जब वो सारे वादे और दावे पूरे नहीं होते हैं, तभी जनता वो बदलाव चाहती है और वो उसके वोट देने के बाद वो बदलाव होता भी है। तो वो जनता के मूड पर निर्भर करता है कि आखिर जनता कैसी सत्ता, कैसी सरकार चुनेगी, क्योंकि उसका मताधिकार जो है, एक एक वोट बेहद मायने रखता है। सुलेमान अली जी, देखा जाए लगातार कांग्रेस की नीति को लेकर, रीति को लेकर, सोच को लेकर और उस रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहना है कि आखिर कांग्रेस है कहां। स्टार प्रचारक को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि 13 तारीख को अब प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी और कितनी मजबूत तैयारी नजर आ रही है उन तमाम मुद्दों के साथ, जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, तो जनता को भी दिख रहा है और आप आदरणीय मीडिया को भी सब कुछ दिख रहा है। कांग्रेस इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है कि भाजपा को ईडी सीडी इन सब का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या जरूरत है कि भाजपा को ईडी का सहारा लेके भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में लेने का? क्या वो भाजपा की कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें सब लोग जा रहे हैं और वो सफेद होके बाहर आ रहे हैं?
कल जो है 9,500 पेटी शराब पकड़ी गई है पौड़ी में। बताए ना भाजपा को क्या जरूरत पड़ी है। सुना जा रहा है हर नगर कीर्तन हर कीर्तन मंडली को 1-1 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है। ये भाजपा के सोर्सेस कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो क्या जरूरत पड़ी है भाजपा को, ये बताइए ना। जो पैसा पकड़ा जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है? भाजपा शराब तो कांग्रेस की पकड़ी गई, पिछले उपचुनाव में पकड़ी गई थी। का अभी तक ये आप सब हिसाब नहीं कांग्रेस दे की पाए शराब हैं, है ना। बागेश्वर उपचुनाव में सुलेमान भाई शराब पकड़ी गई थी, कांग्रेस के पैसे पकड़े गए थे। आप कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगते हैं, आप अपना इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। जब आपको सुप्रीम कोर्ट झाड़ लगाता है तब भी आप जो खामोशी साथ जाते हैं। आप 70 साल का हिसाब मांगते हैं, सुलेमान लेकिन भाई आप 1 70 साल का भ्रष्टाचार का हिसाब तो इस देश की जनता मांग रही है। अब तो देश की जनता मांग रही है, जन दबाव इस है, देश की जनता आपसे 10,000 जन करोड़ दबाव का है। देश की जनता देवतुल्य जनता मांग रही है, कांग्रेस को नकार इसलिए तो नहीं है, कहीं कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों हार हो गया कांग्रेस का? नवीन पेशाली हो गया जी, नवीन पेशाली जी, अगर भ्रष्टाचार का जवाब देश की जनता मांग रही है, तो ऐसे में अगर विपक्ष के नेता भ्रष्टाचारी हैं तो उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। आप जीतेंगे क्या? आपने विकास के कार्य गिनाइए ना, आपने क्या किया है? कभी आप मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आज तो बड़े-बड़े लोग आपके स्कूल पे, आप किसी एम्स पे, आप किसी यूनिवर्सिटी पे वोट मांगिए ना। आप सब आज मैं सहारनपुर के किसी सांसद प्रत्याशी को सुन रहा था, आज वो पूरे रामायण गीता की बात करती है और राम जी के पीछे छुप जाती है। आज रामायण गीता की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले क्या बात कर रहे हैं वो भी आज चैनल दिखा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, सांस्कृतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कांग्रेस निकम्मी साबित हुई इस देश को आगे ले जाने के लिए, इसलिए देश की जनता ने आपको नकार दिया। अब मोदी जी के रूप में जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है और 10 साल जो काम हुआ है, कितनी निकम्मी साबित हुई है कांग्रेस, कहां पे गई है कांग्रेस? जो लाल आके दिखाने के 4 जून 405 दिखाने का वादा करके आए थे, वो आज दिल्ली में दुबक के बैठ गए चीन के लिए। मैं ये बता रहा हूं कि आपके लोग कहां हैं? अपने 23 जगह अरुणाचल में नाम बदल दिए हैं। 22 दिन जो है वो धरने पे बैठ गए, आपकी आवाज नहीं निकलती है। सुलेमान भाई, क्या कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उत्तराखंड में? सुलेमान भाई, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उत्तराखंड में? आप झूला सुलेमान जी, चलिए, जब मजबूत स्थिति होती है तो कॉन्फिडेंस ऐसा ही होता है। सुलेमान अली जी, नवीन पेशाली जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस चुनाव लड़ रही है क्या? अब कांग्रेस की स्थिति क्या इतनी कमजोर हो गई है कि इस बात का भी जवाब नहीं दे सकते कांग्रेस के प्रवक्ता? सुलेमान जी 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 जी, नवीन पेशाली जी कह रहे हैं कांग्रेस चुनाव लड़ रही है क्या? बिल्कुल लड़ रही है। कहां? बिल्कुल कहां? कांग्रेस ढीली पड़ गई, सुस्त हो गई कांग्रेस। कोई स्टार प्रचारक नहीं आ रहा आपका, कोई नेता नहीं आ रहा, तो इससे तो यही लगता है कि ठीक है, रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। जी अब देख रही है हमारी नेता कह चुकी है 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार अपडेट रही है। जब तो कहता हूँ ना कि भाजपाइयों को जो है कांग्रेसियों की जासूसी करने से कौन आ रहा है? ठीक है, 13 तारीख को कोई नेता आ रहे हैं आपके यहाँ पर? ठीक है नवीन जी, नवीन जी, सुलेमान अली जी, ठीक है, आपका रुख करते हैं तो आप अपनी बात को रखिएगा। राजनीति का विश्लेषक का रुख कर लेते हैं रतनमणि डोभाल जी का। रतनमणि जी, इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच अगर देखा जाए, विपक्ष की स्थिति भी आप बखूबी भाप पा रहे हैं और सत्ता पक्ष की भी मजबूती, ये बात अलग है। अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में या स्टार प्रचारक और सबसे बड़ा और अहम इस वक्त मोदी जी का चेहरा जो सामने आ रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है भाई उन तमाम दावों को लेकर, वादों को लेकर मोदी की गारंटी, तो क्या लगता है एक तरफ विपक्ष की तैयारी को देखते हुए और जिस तरीके से ऋषिकेश में यानी कि आचार संहिता लगने के बाद दोबारा ये चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जमीनी स्थिति कोई जो हम लोग घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, जमीन की स्थिति उतनी आसान नहीं है और ये प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने फेंका है कि 400 पार, 500 पार भी कर सकते थे, तो फिर 400 ही क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो स्थिति मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जो आरएसएस का इंटरनल सर्वे है कि क्या स्थिति है, तो उसमें तो 214 सीटें हैं दी उन्होंने भाजपा को, जो उनका
बताया जा रहा है कि आरएसएस ने ये इंटरनल सर्वे किया है, वो लिस्ट भी मेरे पास है और उसमें 214 टोटल वो उन्होंने बताया है। और इसीलिए कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसमें यहाँ भी उन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की कि सनातन उत्तराखंड में सनातन को क्या खतरा है ना, कांग्रेस सनातन को मिटाने जा रही है। सनातन को मिटाने की बात नहीं, सनातनी को मिटाने की बात है। ये बात अगर प्रधानमंत्री कहते तो हमारी समझ में बात नहीं। वो कह रहे हैं सनातन मिटाया जा रहा है। ये सीधा सीधा ये ध्रुवीकरण की राजनीति उसी पे चले पहुंचे वो। और ये ध्रुवीकरण क्या है, उत्तराखंड में तो 2 ही जगह है थोड़ा बहुत अगर वो प्रभावित करते हैं। ये इस तरीके से ये अपने आप में जो बहुत उत्साहजनक बात नहीं है। प्रधानमंत्री ये बात कहीं और जगह सहारनपुर में कहें या बिजनौर में कहें तो बात समझ आती है, लेकिन उत्तराखंड में आप भी ये कहें कि मेरी राम राम घर घर पहुंचा दो, मेरा मंदिर में नवरात्रों में जाइए पूजा करें, मेरे लिए आशीर्वाद मांगे। इतने कमजोर हो गए प्रधानमंत्री कि लोगों को राम राम घर घर पहुंचानी पड़ेगी। बिल्कुल जमीन नवीन जी, क्या डर है कि आज चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का जिक्र करना पड़ रहा है? किस बात का डर? 400 पार को लेकर ये टारगेट पूरा होगा, इस बात का डर, या फिर इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जाए या विपक्ष को लेकर कहा जाए? किस बात का डर कि आज चुनावी मंच से इस बात का जिक्र करना पड़ रहा है? देखिए सोनी जी, इंडी गठबंधन को तो देश की जनता ने नकार दिया था, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें से बहुत सारे नेताओं ने सनातन विरोधी जो बातें कही, उन्होंने सनातन धर्म को एक डिजीज के तौर पर भी कहा। ये आप सभी जानते हैं, चाहे उनके कई लोगों ने, कई नेताओं ने अलग अलग बातें उस पर कही, इसीलिए देश की जनता ने उसको नकार दिया। चुनाव में वो इकट्ठे नहीं हो पाए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आप मंदिर मंदिर जाकर मेरे लिए आशीर्वाद मांगिए, इस देश के लिए आशीर्वाद मांगिए, हर घर के बुजुर्ग तक मोदी जी का राम राम पहुंचाने का जिक्र किया। तो राम राम तो अच्छे शब्द है, क्योंकि प्रणाम है वो तो एक हिसाब से हमारे सनातन धर्म में राम राम का मतलब प्रणाम करना होता है। अगर हमने ये कहा कि बुजुर्गों तक पहुंचा दो, वो तो सोनी जी यही इसी बात पे आएंगे, क्योंकि इनके पास विकास के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। आते हैं सुलेमान जी, आते हैं करने के लिए कुछ नहीं है मोदी जी की तरफ से। मैं तो पूरी प्रदेश की जनता को राम राम बोलता हूँ मोदी जी की तरफ से। इसमें बुरी बात क्या? वैसे भी रतनमणि जी की जो दाढ़ी का कट आप देखेंगे मोदी जी की कट से लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है उनमें प्रतिबिंब दिख रहा है मोदी जी का। मुझे मोदी जी का प्रतिबिंब रतनमणि जी में दिख रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देवभूमि है, देवभूमि में ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। हम कितने भी बड़े क्यों ना जाए, लेकिन भगवान से ऊपर नहीं हो सकते। इसलिए उस प्रभु से ये प्रार्थना हम करते हैं कि हमें कौन कैसे खुश होगा। सुलेमान अली जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से थोड़ा तो नेताओं से सीखने की जरूरत है विपक्ष को, ऐसा लगने लगा है। अभी क्या सीखना चाहिए मैम? अभी आपने देखा ना नवीन प्रशाली जी ने किस तरीके से रतनमणि डोभाल जी ने कुछ सवाल उठाए और किस तरीके से नवीन प्रशाली जी ने खुश कर दिया रतनमणि जी को। तो मुझे लगता है ये चीज कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सीखने की जरूरत है। और ये ध्रुवीकरण की राजनीति आखिर क्यों? देखिए सोनी जी, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। 2019 में मुझे भी 543 चेहरे मोदी जी जैसे लगे थे। मोदी जी 543 सीटों पे चुनाव लड़े थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन 543 चेहरों में से उत्तराखंड के 2 चेहरे पौड़ी और हरिद्वार में क्यों काट दिए गए? क्या वो मोदी जी के चेहरे सही नहीं थी? क्या उन्होंने मोदी जी ने काम नहीं सही किया? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों मोदी जी के 2 टिकट काट दिए गए? क्या वहां विकास नहीं हुआ? पौड़ी में विकास नहीं हुआ? हरिद्वार में विकास नहीं हुआ? क्यों? मैं तो ये कह रहे हैं कि इनको रतनमणि जी का चेहरा जो है मोदी जी की तरह दिखता है। मुझको तो भरत भूषण का चेहरा भी मोदी जी जैसा दिखाई देता है। इसमें क्या है? सारी दुनिया राममय होती है। जब अगर आपके भाव अच्छे हो तो सुलेमान भाई जब अगर अंदर के भाव सही हो तो दुनिया सिया राम सब जाने प्रणाम ज्योति पानी सबके अंदर आत्मा है। लेकिन आप उसको कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। पतन के बहाने पर खड़ी है, आज समाप्ति की ओर खड़ी है। आज डूबता हुआ जहाज को बोला जा रहा है। आज डूबता हुआ जहाज कांग्रेस को इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे छेद उसमें हो गए। आप हरीश रावत जैसे बड़े नेता नहीं हो सकते सुलेमान भाई। यहाँ पर उत्तराखंड में हरीश रावत जी से बड़े नेता नहीं है। हरीश रावत जी के बयान
बयान आपको? बजाइए, उन्होंने किस व्यथा के साथ ये कहा कि कांग्रेस सुस्त हो गई, कांग्रेस के प्रत्याशी सुस्त हो गए। सीधे से भाव है कि कांग्रेस गिव अप कर चुकी है, कांग्रेस कहीं चुनाव नहीं त्रिशाली लड़ी। जी सुनिए, आपके त्रिशाली जी मेरी केंद्र का, बात सुनिए। आपके प्रदेश हर नेता स्तर ठीक है, के एक नेता मिनट। कोई भी नवीन जी, नवीन जी सुन लीजिए। जगाने का तरीका होता है, ये हरीश रावत जी 500 का प्रत्याशी अनाथ घूम रहे हैं। जो उन्होंने लोकसभा जगाने का काम क्षेत्रों किया। में कांग्रेस के सारे प्रत्याशी अनाथ घूम रहे हैं, कोई उनका नाम नहीं है। और हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड की देवभूमि जो शक्ति के स्वरूप है, सनातन का धर्म ध्वजवाहक है, उस प्रदेश में उस भूमि से को नमन अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो हमारे लिए गौरव की बात है। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरा कालखंड यहाँ बीता है और उत्तराखंड मेरे लिए घर है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। नवीन जी ठीक है। नवीन जी, रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे 1 मिनट, इसके बाद सुलेमान अली जी आपका रुख करेंगे। रतनमणि जी, क्या लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्रीय मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जा रही है, उन तमाम योजनाओं का जिक्र कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के अपने मुद्दे और अपने दावे और न्याय हैं, तो जनता क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर वोट करेगी या फिर केंद्रीय मुद्दों के आधार पर? रतनमणि जी रतनमणि जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अच्छा, मुझसे कह रहे थे आप? जी देखिए, क्षेत्रीय, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव है तो क्षेत्रीय मुद्दे तो अपने जगह पर हैं और वो क्षेत्रीय मुद्दों को तो कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है। कोई राजधानी का सवाल नहीं किसी के एजेंडे में है। वो भू कानून के फिर से सुबुगाहट हो रही है कि आंदोलन हो रहा है, उस पर न कांग्रेस कुछ कह रही है, न भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है। जो ये अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र का सवाल है, यही तो अन्य मुद्दे हैं। जो पलायन का सवाल है, इस पर कोई, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पलायन नहीं हो रहा है, हमने पलायन रोक दिया है, तो वो तो उसी लाइन पे चलेंगे। लेकिन उनका ही आयोग ये कह रहा है और वो आयोग पौड़ी से खुद पलायन कर गया। और उस कमिश्नरी में आज 24 साल के बाद भी ये, अगर केंद्र ही काम कर रहा है तो वहां तो एक बस अड्डा नहीं बन पाया अभी तक। जो कमिश्नरी है उत्तराखंड गढ़वाल की, कोई बस अड्डा नहीं है उसमें। आप बसों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि और इसी में ये तो अभी की रिपोर्ट है कि 1671 विद्यालय बंद हो गए हैं। बिल्कुल, 1671 पलायन की यही स्थिति है। रतनमणि डोभाल जी, आप जो आंकड़ा दे रहे हैं अभी, नवीन जी से अगर इसको लेकर सवाल पूछेंगे तो नवीन जी कहेंगे बताइए जरा कौन कौन से उन सारे विद्यालयों के नाम बता दीजिए। इसमें भी फायदा गिना देंगे नवीन जी, इसमें भी ठीक है। सुलेमान जी का रुख कर लेते हैं। सुलेमान जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं चूंकि समय नहीं है ज्यादा। सुलेमान जी, अब 13 तारीख को प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच रही हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। क्या लगता है, कुछ बड़े नेता एक मंच में नजर आएंगे, एकजुट होंगे, क्या कुछ तैयारी? क्या मुझसे पूछ रहे हैं? सुलेमान जी, फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी नेता आ रही हैं और कांग्रेस हमेशा से एकजुट है। इसमें क्या है, हम एक सब नेता आपको दिखाई देंगे। पीरू मदारा में और रुड़की में जो हमारी जनसभाएं होनी है, वहाँ आपको हमारे बड़े नेता दिखाई देंगे। और हमारा हर नेता अपने कार्य को बखूबी समझता है और वो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा है जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव यानी कि पहले चरण में ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव और इसको लेकर चुनावी प्रचार प्रसार और जिस तरीके से ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही है और विपक्ष के जो आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं कि जमीनी स्तर पर उन योजनाओं का लाभ किस तरीके से आम जनता को मिल रहा है, क्या आने वाले समय में वो तमाम समस्याएं जो देवभूमि के लोग झेल रहे हैं, क्या उससे निजात मिलेगी? क्योंकि इस चुनावी जनसभा में और भी कई बड़े वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, तो क्या वो वादे पूरे होंगे और जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरता है, ये फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।